इस सीरीज के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सभी इसका नाम जानते ही होंगे। बस इतना बताना जरूरी है कि ये इस सीरीज का सीजन 2 है और इसका सीजन 1 हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। जब ये ऑफिशियली रिलीज हुआ था तभी तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर तुमने सीजन 1 नहीं देखा हो तो तुम जाकर उसे देख सकते हो। हालांकि पूरा सीजन याद करने के लिए अगर मैं एक छोटा सा रिकैप दूं तो सीजन 1 की शुरुआत में आखिर तक हमने देखा कि जिनवू को सिस्टम की पावर मिली थी जिससे वो खुद की रैंक को छुपाते हुए अपनी पावर को बढ़ा रहा था। पावर बढ़ाते बढ़ाते वो एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुका था। इसी बीच उसे सिस्टम की तरफ से कुछ मिशन दिए जाते हैं और इन्हीं मिशन में से एक डंजन क्लियर करने का मिशन था। वहाँ जब जिनवू पहुंचता है तो उसकी मुलाकात इग्रिस से होती है। ये बहुत ही मेन पर्सन सीरीज के लिए है क्योंकि इसे जिनवू का सर्वेंट कहूँ या वफादार दोस्त जो भी कह लो, ये बहुत मेन आदमी है। सीजन 1 की आखिर में जिनवू ने इग्रिस को हरा दिया था। हालांकि जिनवू भी ये बात जानता है कि वो अभी इग्रिस जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन लक और सिस्टम की पावर उसके साथ थी। इसी कारण से वो जीत गया। इग्रिस को हराने में सिस्टम ने उसे नेक्रोमेंसर की पावर दी, जिसके बाद जिनवू ने इग्रिस को अपना सर्वेंट बनाने के लिए अप्रोच किया। जिनवू को 3 चांस मिले थे और इग्रिस तीसरे चांस में ये बात माना कि वो जिनवू को अपना मास्टर मानता है। वैसे इग्रिस और नेक्रोमेंसी के साथ साथ जिनवू को कई सारे अनडेड सोल्स की पावर भी मिली है। इसका मतलब अब जिनवू के पास अपनी पूरी एक आर्मी है जिनसे वो जो चाहे वो करवा सकता है। वैसे सीजन 1 की आखिर में ही हमने कुछ हंटर्स को उसी आइलैंड की तरफ जाते हुए देखा था, जिसके बाद सीजन 1 में उस आइलैंड पर कुछ मॉन्स्टर होने के प्रूफ मिले थे। वहां पहुंचने पर उन्हें कुछ रेड आंट मॉन्स्टर मिलते हैं। बस ये आंट असल में साइज में बहुत ज्यादा बड़ी थी और साथ ही ना जाने कैसे पर ये मॉन्स्टर अपने आप ही धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे। असल में उन आंट मॉन्स्टर के अब पंख निकलना शुरू हो चुके थे। वैसे अब यहाँ से सीजन 2 की शुरुआत होती है। सीजन 2 की शुरुआत में जिनवू को अपनी सिस्टर जिना की तरफ से कॉल आता है, जहाँ वो जिनवू को स्कूल बुला रही थी क्योंकि शायद उनके स्कूल में किसी तरह की मीटिंग थी। इसलिए टीचर ने जिना के पेरेंट्स को बुलाया था। पेरेंट्स के नाम पर जिना के पास सिर्फ जिनवू ही है क्योंकि उनकी मदर हॉस्पिटल में है, इसलिए उसने अपने भाई को फोन लगाया। क्या जिनवू को पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि सीजन 1 को आए हुए 1 साल हो चुका है और इसमें जिनवू ने बहुत ज्यादा ग्रोथ कर ली है अपने लुक्स के हिसाब से। इसी वजह से अभी जिना के वो क्लासमेट जिनवू को ही देख रहे थे। जिना भी जिनवू को अभी अपने क्लास टीचर के ऑफिस में ले जाते वक्त जिनवू से कहती है कि उसकी भी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर वो चाहे तो वो अपनी फ्रेंड्स को उससे इंट्रोड्यूस करवा सकती है। पर जिनवू को स्कूल गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसकी पसंद कुछ और ही है। खैर इसके बाद जिनवू अब वहाँ ऑफिस पहुंच चुका था। जिना वहीं बाहर थी क्योंकि टीचर ने सिर्फ जिनवू को ही अंदर बुलाया है। टीचर अभी जिनवू से कह रही थी कि जिना के ग्रेड्स और हर चीज परफेक्ट है, उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी अच्छे कॉलेज को ढूंढने में। लेकिन यहाँ वो जिनवू से बोलती है कि क्या हो कि अगर जिना अवेकनिंग कर ले। अवेकनिंग से उनका मतलब वही है जो कि जिनवू ने की, मतलब जिना के पास भी पावर्स आ जाए जो कि एक हंटर बनने के लिए चाहिए होती है। तो यही बोलते हुए वो पूछती है कि क्या फिर से जिनवू जिना को एक हंटर बनने देगा, जिस पर जिनवू ने बिना कुछ सोचे तुरंत ही ना कर दी थी क्योंकि जिनवू जानता है कि इस चीज में कितना खतरा है। ये सुनकर टीचर बिल्कुल भी शॉक नहीं थी क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो जिनवू का जवाब पहले से जानती हो। लेकिन इसके बदले वो जिनवू से एक सीक्रेट रिक्वेस्ट करती है जो कि अगले सीन में हमें पता चल जाती है। अगले सीन में जिनवू अभी जूही के घर के सामने था। वैसे अगर आप जूही को क्रोम या गूगल पर सर्च करना चाहो तो इसका असली नाम सॉन्ग ही है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमने पिछले सीजन में इसे जूही कहा, इसलिए हम अभी इससे जूही कहेंगे। तो अभी जूही जिनवू को वहाँ अपने घर के सामने उसका इंतजार करते हुए देख थोड़ी सी हैरान थी, पर जिनवू बताता है कि वो जिना का भाई है। ये चीज जूही ऑलरेडी जानती थी। हालांकि जूही ये चीज भी जानती है कि जिनवू यहाँ क्यों आया है। वो कहती है कि टीचर भले कितना भी तुमसे कह ले, लेकिन मैं वापस स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं अपना मन बना लिया है कि मैं एक हंटर ही बनना चाहती हूँ। हालांकि जिनवू तुरंत ही उसे जवाब देते हुए बोलता है कि तुम एक ई रैंक हंटर हो और ई रैंक हंटर होते हुए अपनी लाइफ के एक्सपेंसेस को संभाल पाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। जिनवू के कहने का सिंपल मतलब यही था कि इससे वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएगी। लेकिन जूही के पास भी इसका रिप्लाई था। वो बोलती कि तुम भी तो एक ई रैंक हंटर हो। ये सुनकर जिनवू की बोलती बंद थी। हालांकि वो जवाब देते हुए जूही से हंटर जॉब छोड़ने का कहने के लिए नहीं आया है, वो अपने साथ उसे कहीं ले जाना चाहता है, इसलिए अगर वो चाहे तो साथ चल सकती है। जूही तुरंत ही मान जाती है और जिनवू के साथ चली जाती है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर एयरपोर्ट पर आ चुका था जहाँ हम डोंग सुक को देखते हैं। अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं बता दूं कि जिनवू एक डंजन गया था जहाँ उसकी मुलाकात डोंग
डोंग नाम के एक हंटर से हुई थी। वो सी रैंक का था और उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जिनवू अगर उसे जान से ना मारता तो वो जिनवू को ही मार देता। तब जिनवू के साथ जिन हाओ भी था जो कि जिनवू का दोस्त है, इसलिए जिन हाओ भी जिनवू के साथ मिला हुआ है। यही सोचते हुए डोंगसुक यहाँ कोरिया आया है। वो पहले यूएसए में था। वो एक एस रैंक हंटर है और उसे जिनवू और जिन हाउ से बदला लेना है। अभी जब वो यहाँ एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसकी मुलाकात चीफ से होती है, जिसे अगर नाम से बुलाया जाए तो ये एक इंस्पेक्टर वू है। इंस्पेक्टर वू उसकी यहाँ आने का कारण जानता है, इसलिए वो डोंगसुक से कह रहा था कि क्या तुम उन्हीं दोनों हंटर की तलाश में हो जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो इस पर डोंगसुक कहता है कि हाँ, लेकिन मैं उनसे मिलने नहीं बल्कि उन्हें सबक सिखाने के लिए आया हूँ। तुम्हें और तुम्हारी टीम को बस ऐसा प्रिटेंड करना है जैसे तुम्हें मेरे यहाँ आने के प्लान के बारे में नहीं पता। इस पर इंस्पेक्टर वो जवाब देता है कि मेरा काम है सिर्फ तुम जैसे एडवेंचर्स लोगों की रक्षा करना, जिससे कि किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई डैमेज ना हो। उसके इतना कहते ही डोंगसुक अपने रास्ते चला गया था और इंस्पेक्टर वो अपने रास्ते। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और अब सीन चेंज होकर आता है चोया पर। देखो, तुम सच में अगर भूल गए हो तो मैं बता दूं कि इससे हमने सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में देखा था। ये एक एस रैंक एडवेंचर है और यही उस जीजू आइलैंड पर गया था जहाँ वो रेड आंट्स इन्हें दिखी। अभी गन ही के साथ एक सीक्रेट कन्वर्सेशन कर रहा था। अगर तुम गन ही को भी नहीं जानते तो ये असल में हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन है। यहाँ चोआ उन्हें बताता है कि ये जो रेड आंट है इन्होंने इतना इवोल्यूशन कर लिया है कि उनके पंख निकल आए हैं। ये अगर चाहें तो उड़कर थोड़ी सी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इनकी डिस्टेंस कवरिंग रेंज इतनी नहीं हुई है कि ये यहाँ तक आ पाए। लेकिन अगर ये धीरे धीरे और इवोल्यूशन करते रहे तो ये एक नेशन वाइड डिजास्टर बन जाएंगे। ये टॉपिक एक सीरियस टॉपिक था, इसलिए गनी डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें भी इस चीज में इंटरफेयर करना होगा। वैसे इसके बाद सीन अब फाइनली जिनवू और जूही के पास आ चुका था। जिनवू जूही को असल में एक रेड पर लेकर जाना चाहता था क्योंकि वो जूही को बताना चाहता है कि एक रेड कितनी खतरनाक हो सकती है। रेड को एक तरह से किसी डंजन में जाकर डंजन क्लियर करने जैसा कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ अलग अलग पार्टीज को इनवाइट किया जाता है जिससे कि जो यंग हंटर से उनकी ट्रेनिंग हो सके, और इसे भी पूरी तरह से प्लान कर क्रिएट किया गया है। जिन्हों ने इनमें से अपने साथ साथ जूही का भी नाम लिखवाया जिससे वो जूही को बता सके कि हंटर होना कितना मुश्किल है। लेकिन अभी जिन्वू को लग रहा था कि शायद उसने गलती कर दी क्योंकि इस रेड के लिए अभी दूसरी टीम को बुलाया गया है। तो यहाँ जो टीम आई है वो एक स्ट्राइक टीम है जिसमें 5 बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर हैं। साथ ही इन्हें लीड करने के लिए खास टिमचू नाम के एक ए रैंक हंटर को बुलाया गया है। ये रेड इतनी भी खतरनाक नहीं थी, लेकिन फिर भी इतने सारे पावरफुल लोग हैं इसलिए जिन्वू को लग रहा था कि शायद ये रेड आराम से क्लियर हो जाएगी और जो चीज वो जूही को बताना चाहता है जूही उसका उल्टा ही मतलब निकाल लेगी। खैर अभी किमचू जिन्वू और जूही का मजाक बनाते हुए अपने दोस्तों से कह रहा था कि अब उसे 2 ई रैंक हंटर की भी देखभाल करनी होगी। खैर वही ली भी खड़ा हुआ था जिसे जिन्वू की पावर के बारे में पता है, इसलिए वो जिन्वू से धीरे से बोलता है कि जिन्वू अपनी पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल ना करे जिससे ये नए हंटर्स कुछ सीख सके। जिन्वू ने भी अभी इस चीज के लिए हाँ कर दी थी और इसके बाद वो पूरी टीम के साथ उस पोर्टल के दूसरी तरफ चला गया है। ये पोर्टल एक सी रैंक पोर्टल है, लेकिन जैसे ही जिन्वू और बाकी सभी ने उस तरफ कदम रखा तो अचानक ही इस पोर्टल का कलर चेंज होकर रेड कलर हो गया। जिन्वू समझ गया था कि ये कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत ही जूही का हाथ पकड़कर उस पोर्टल के बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो पोर्टल खुद ब खुद इसे अंदर की तरफ खींच रहा था। जिन्वू तुरंत ही ली और साथ ही वहाँ उस ऑर्गेनाइजर से बोलता है कि वो सीनियर से कांटेक्ट करे क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। उसने भी कॉल लगा दिया था। जब पता चलता है कि एक सी रैंक का पोर्टल रेड कलर में चेंज हो चुका है तो वो सीनियर तुरंत ही उस जगह आने के लिए निकल पड़ता है। अब ये सीनियर कौन है या इसका नाम क्या है ये हम बाद में जानेंगे। अभी के लिए जिन्वू उस पोर्टल में वापस अंदर की तरफ खिंच गया था। जिन्वू जैसे यहाँ अंदर आता है तो अचानक से वो पोर्टल उन सभी को टेलीपोर्ट करते हुए एक बर्फीले इलाके में ले आता है। ये इलाका भी उसे डेंजर के अंदर ही आता है जहाँ ये लोग टेलीपोर्ट हुए हैं। अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि जो पोर्टल उन्हें यहाँ लेकर आया वो गायब हो चुका है। हालांकि जिन्वू उन्हें बताता है कि वो रेड गेट मतलब कि वो रेड पोर्टल कोई नॉर्मल पोर्टल नहीं था, वो एक ऐसा डेंजन में आ चुके हैं जो कि आउटर वर्ल्ड से पूरी तरह से आइसोलेटेड है। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो या तो वो उस डेंजन बॉस को खत्म कर दे या किसी तरह से ये डेंजर ब्रेक हो जाए। मतलब एक रास्ता कि डेंजन किसी तरह से खत्म होना चाहिए तभी ये लोग यहाँ से निकल सकते हैं। साथ ही जिन्वू बताता है कि इस तरह के डेंजन नॉर्मल डेंजन से बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि भले ही वो सी रैंक के डेंजन में एंटर किए थे, लेकिन यहाँ के मॉन्स्टर किसी ए रैंक डेंजन से कम नहीं होंगे या फिर ज्यादा ताकतवर भी हो सकते हैं। वैसे जिन्वू अभी ये सारी बातें जब बता रहा था तभी अचानक से जूही की तरफ से कोई हमला करता है और जिन्वू समय रहते ही जूही को बचा लेता है। ये जो अटैक था ये बहुत ही लंबी आइस निडल से किया गया था और इस अटैक को करने वाले थे आइस एल्फ। ये इसी जगह पर रहते हैं और इनके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। अभी के लिए इन्होंने जिन 2 लोगों पर हमला किया था उनमें से एक मारा जा चुका है, दूसरी थी जूही जिसे जिन्वू ने समय रहते बचा लिया, लेकिन जिन्वू के जो रिफ्लेक्स थे उनसे उसी टीम
की एक लड़की अभी अपना पूरा ध्यान जिनवू पर लगा चुकी है। खैर इसके बाद मैं भी तुम्हें थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अभी के लिए जिनवू मन में सोच रहा था कि ये आईसेल सबसे पहले टीम के सबसे कमजोर मेंबर्स को टारगेट बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने जूही के साथ साथ उस लड़के पर हमला किया जिन्हें खत्म करने के लिए। अभी जिनवू मन में ये बात इसलिए सोच रहा था क्योंकि इस चीज से ये बात क्लियर हो जाती है कि ये आईएसएफ समझदार है, मतलब ये किसी नॉर्मल मॉन्स्टर की तरह पागलों जैसे यहाँ वहाँ हमला नहीं कर रहे। इन्होंने पहले ये डिसाइड कर रखा है कि इनका टारगेट कौन होना चाहिए। वैसे इधर जूही को ये चीज नहीं पता कि आखिर ये चीज क्या है, इसलिए वो जिनवू से इनके बारे में पूछती है। जिनवू बताता है कि वैसे तो नॉर्मली कहें तो आईसेल्फ है, लेकिन हंटर्स इस तरह के मॉन्स्टर को आइस डीमन कहते हैं क्योंकि इनके पास सोचने की पावर है। साथ ही इनका दूसरा नाम आइस स्लेयर्स भी है। अभी किमचू भी इस चीज से बहुत हैरान था क्योंकि उसने ऐसी कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो कहता है कि मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। उसकी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन जिनवू इस बात से थोड़ा सा हैरान था। किमचू कहता है कि हम 2 टीम्स में डिवाइड हो सकते हैं क्योंकि इससे सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। साथ ही किमचू कहता है कि जो उसकी टीम में आना चाहे वो आ सकता है, ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो सेफ रहे। जिनवू उसकी सारी बात समझ चुका था कि किमचू कोशिश कर रहा है कि वो 2 टीम में डिवाइड हो सके, जिससे दूसरी कमजोर टीम यहाँ रोकर इन मॉन्स्टर का शिकार बने और दूसरी टीम सर्वाइव कर ले। खैर अभी दूसरे हंटर किमचू की इस टीम में आने का ट्राई करते हैं, लेकिन किमचू उन्हें धक्का देता है क्योंकि वो तो हंटर्स थे जो कि सी रैंक पर है और किमचू को कमजोर लोग अपनी टीम में नहीं चाहिए। वो नहीं चाहता कि वो दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहें, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर वही है, इसलिए अपनी टीम में वो उन्हीं लोगों को रखेगा जो कि उससे भले थोड़ा कम ताकतवर हो लेकिन कम से कम बाकी लोगों से ताकतवर हो। सिंपल जो लोग उसके काम आ सके वो सिर्फ उन्हें ही लेना चाहता है। इसी वजह से वो जूही और जिनवू को पहले ही मना कर देता है कि वो उन्हें अपनी टीम में नहीं रखेगा। हालांकि उसी दौरान वहाँ किमचू के पीछे खड़ी हुई वो लड़की जिसका ध्यान पहले से जिनवू पर गया था, वो यहाँ आगे आते हुए कहती है कि वो भी दूसरी टीम में जाना चाहती है। ये चीज वो किमचू से कह रही थी, जबकि ये लड़की बी रैंक पर है, लेकिन फिर भी जिनवू और बाकी लोगों की टीम में आ रही है जो कि देखने वालों को तो कमजोर ही लग रहे हैं। अब किमचू वैसे तो उसे जाने देता है, लेकिन वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कमजोरों की टीम में क्यों जा रही हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि ये मेरी मर्जी है। इसके बाद वो जिनवू के पास आ चुकी थी। असल में इस लड़की ने नोटिस किया कि वो जो आइस लेयर का एरो था उसे किमचू ने भी नोटिस नहीं किया था, उसे सिर्फ जिनवू ही नोटिस कर पाया। इसका मतलब वो जानती है कि जिनवू ई रैंक पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यही चीज वो क्लियर करने के लिए जिनवू से पूछती है, लेकिन जिनवू उसे इग्नोर कर देता है। इस चीज से उस लड़की का डाउट और ज्यादा सही साबित होता है। वो समझ गई थी या तो जिनवू एक ए रैंक पर है या फिर वो उससे भी ज्यादा रैंक पर है। खैर अभी ये सब हो जाने के बाद वो दोनों ही टीम अलग अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ चुकी थी। एक टीम को किमचू लीड कर रहा था और दूसरी टीम को जिनवू लीड कर रहा था। इधर किमचू वाली टीम को रास्ते में कुछ पेड़ों पर निशान दिखते हैं। ये निशान किसी भालू के पंजे के थे। खैर अभी इन्हें देखते हुए किमचू के टीममेट्स कह रहे थे कि हमने उन बेचारों को वहाँ पीछे छोड़ दिया, वो कमजोर है, वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। खैर अभी किमचू को उनकी चिंता नहीं है, वो बस मन में ही सोच रहा था कि आखिर एक बी रैंक की हंटर जिनवू जैसे सी रैंक हंटर को अपना लीडर कैसे मान सकती है। उसे यही चीज समझ में नहीं आ रही थी। इतने में ही वही भालू लोग जिनकी वो पंजों के निशान थे वो उनके सामने आ जाते हैं। अभी पहले भालू किमचू पर हमला कर रहा था, जिस हमले को किमचू रोककर उस भालू को खत्म कर देता है, लेकिन वहाँ और भी कई सारे भालू थे। दूसरी तरफ वहाँ जिनवू के टीम में वही लड़की जिसने जिनवू को चुना है, इस लड़की का नाम है पार्क ही जिन। लेकिन इस सीरीज में ऑलरेडी कई सारे जिन हो चुके हैं, इसलिए हम इसे पार्क ही कहेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कम वियर्ड सुनाई देगा। तो अभी पार्क उन पेड़ों पर लगे निशानों को नोटिस करती है और जिनवू और बाकियों को बताती है कि शायद हम बियर टेरिटरी के अंदर हैं, मतलब आगे हमें बहुत सारे भालू मिल सकते हैं जिनसे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। पर इस बात जिनवू जवाब देता है कि वापस लौटने से अच्छा यही है कि हम सीधा आगे बढ़े क्योंकि भालू एक जानवर है जिससे हम लड़ सकते हैं, लेकिन पीछे वो आइस लेयर है जो कि इंटेलिजेंट है और इस तरह के अपोनेंट से लड़ना और ज्यादा मुश्किल होता है। अभी जिनवू के इस क्विक डिसीजन से पार्क खुद भी बहुत हैरान थी क्योंकि वो एक बी रैंक हंटर है, इसलिए वो कई पावरफुल हंटर के साथ टीम बना चुकी है, लेकिन इस तरह की क्विक थिंकिंग बहुत कम लोगों में पाई जाती है। अभी अचानक ही जिनवू को अपने पास से वो सिस्टम स्क्रीन अपीयर कर उससे एक कोट निकालता है और वो कोट पार्क को देता है और साथ ही उसने यहाँ जूही और उस दूसरे सी रैंक हंटर के लिए भी एक कोट निकाल लिया था। अभी यही तीनों ही जो कि जिनवू की टीम में आए हैं। वैसे तो वो एक और सी रैंक हंटर आया था लेकिन वो पहले ही मर चुका है। अभी जिनवू ने जब कोट निकाले तो ये तीनों ही बहुत हैरान हो चुके थे क्योंकि ये समनिंग मैजिक में आता है और ज्यादा हंटर्स इस तरह के समनिंग मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाते और जो कर पाते हैं वो भी बहुत कम आइटम समन कर सकते हैं। लेकिन जिनवू ने इतने भारी कोट समन कर
कर लिए थे। हालांकि जिनवू उनसे कहता है कि वो अपना छोटा सा दिमाग ज्यादा ना दौड़ाएं। साथ ही वो बोलता है कि वो उससे ज्यादा क्वेश्चन भी ना पूछे, क्योंकि अभी जूही उससे पूछ रही थी कि आखिर जिनवू का लेवल क्या है। पर जिनवू उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, तुम बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, इसलिए अभी मेरी जिम्मेदारी है कि तुम यहाँ से सेफली बाहर निकलो। ये चीज वो बाकी दोनों हंटर से भी कह देता है कि वो भी अगर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो उनकी भी जान बच जाएगी। वैसे इतने में ही अचानक इनके सामने एक भालू आ जाता है जो कि इनकी तरफ हमला करने वाला था, जिससे बाकी तीनों घबरा गए थे। पर जिनवू उन्हें शांत रहने का कहता है। साथ ही अपनी स्क्रीन पर टाइटल बदलते हुए वो अपने टाइटल वुल्फ असासिन कर लेते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर बाहर उस रेड गेट पर आ चुका था, जहाँ अभी बैक पहुंच चुका है। असल में इसी सीनियर को उन्होंने फोन लगाया था। अब एक और चीज हमें जान लेनी चाहिए कि ये जो रेड गेट है, इसे ट्रेनिंग के लिए व्हाइट ट्रिगर गिल्ड ने परचेज किया था, जिससे दूसरे हंटर्स को ट्रेन कर सके। और जो बैक है वो असल में व्हाइट ट्रिगर गिल्ड का मास्टर है, वो असल में व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर है और उसने ये परचेज किया था। उसका नाम है आंग सैंगमिन, जो कि सेकंड डिवीजन का चीफ है। तो अभी सैंगमिन ने बैक को कॉल लगाकर उसे यहाँ बुलाया। बैक को पता चला कि ये पोर्टल रेड कलर में बदल चुका है और अब इसके अंदर नहीं जाया जा सकता। तो वो आंग सैंगमिन से कहता है कि अब सिर्फ किमचू पर ही सारी चीजें डिपेंड है, वही जो कि बाकी सभी लोगों को जिंदा वहाँ से बाहर निकाल सकता है। लेकिन इस चीज पर सैंगमिन कहता है कि उसके हिसाब से ऐसा एक और पर्सन है जिससे उम्मीद ही करी जा सकती है। वो जिनवू का नाम लेता है, क्योंकि असल में सैंगमिन ही वो पहला पर्सन है जिसे जिनवू की अवेकनिंग पर सबसे ज्यादा भरोसा है। ये चीज अभी वो बैक से कह रहा था, लेकिन इतने में ही वहाँ डोंगसुक की एंट्री होती है। उसे देखकर बैक हैरान था, क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डोंगसुक को यूएस में होना चाहिए, लेकिन वो कोरिया आ चुका है। खैर इस पर डोंगसुक कहता है कि तुम्हारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। डोंगसुक यहाँ बैक से क्वेश्चन करते हुए पूछता है कि आखिर तुमने ई रैंक के किसी हंटर को वहाँ सी रैंक के पोर्टल में क्यों भेजा और वो तुम्हारे गिल्ड में क्या कर रहा है। खैर इस चीज से बैक समझ चुका था कि डोंगसुक यहाँ सिर्फ जिनवू के लिए आया है। वो सोचता है कि डोंगसुक जैसे ताकतवर हंटर से बचने के लिए सबसे अच्छा रेड गेट, क्योंकि डोंगसुक चाह कर भी रेड गेट के अंदर भी नहीं जा सकता। खैर इसके बाद सीन जरूर रेड गेट के अंदर आ चुका था, जहाँ हम देखते हैं कि जिनवू ने उस बड़े से भालू को हरा दिया था और अभी वो उस भालू के ऊपर बैठा हुआ है कूल लगने के लिए। अभी पार्क भी ये चीज कह रही थी कि आखिर जिनवू का असली लेवल क्या है, लेकिन सीन फिर से उधर रात पर आ जाता है। हम देखते कि उन्होंने आग जला ली थी और ये उसी बेचारे भालू को खा रहे थे, जहाँ जिनवू अभी नहीं था। असल में जिनवू इनसे कहा गया था कि वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है और इन लोगों ने ये बात मान ली। अभी पार्क कह रही थी कि जिनवू सच में एक बहुत अजीब लड़का है, जिस पर जूही भी अग्री करती है, लेकिन स्माइल करते हुए। वैसे इसके बाद अब हम जिनवू के पास आते हैं, जो कि उस जंगल के सीधा उसी डायरेक्शन में गया था जहाँ से उसे डाउट है कि ये भालू चल कर आ रहे हैं। वो जानता है कि यहाँ उन भालू का लीडर मिल सकता है। वहाँ पहुंचकर जिनवू को सच में बहुत सारे भालू मिलते हैं, लेकिन जिनवू अभी बहुत ही ज्यादा सीरियस था। वो तुरंत ही अपनी आर्मी वहाँ बाहर निकालता है। ये अनडेड की आर्मी है जिन्हें जिनवू अपनी एनर्जी से कंट्रोल करता है। जिनवू उन्हें हमला करने का ऑर्डर देता है और वहाँ एक बहुत ही खतरनाक वॉर छिड़ जाती है। इस वॉर में देखा जाए तो वो भालू भी बहुत ताकतवर थे, लेकिन जिनवू के जो अनडेड सोल्जर्स हैं उन्हें किसी का डर नहीं है। वो फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर वो मारे भी जाएं तो जिनवू उन्हें अपनी एनर्जी से वापस रीजनरेट कर सकता है। इसी कारण से यहाँ उन्हें कई सारे एडवांटेज थे, लेकिन जिनवू की एनर्जी इससे ज्यादा खत्म हो रही थी। खैर फाइनली जब बहुत सारे भालू मारे जाते हैं तो उन भालुओं का लीडर वहाँ से निकल जाता है, जो कि सीधा इन अनडेड सोल्जर्स पर हमला कर रहा था। इससे वो फिर से मारे जा रहे थे और जिनवू की एनर्जी लगभग 0 पर पहुंच चुकी थी। ये उसकी माना एनर्जी है और इसी चीज से वो इन्हें रीजनरेट कर रहा था। इसका मतलब अब वो उन्हें फिर से नहीं जगा सकता, लेकिन वो सभी अनडेड सोल्जर अपना काम कर चुके हैं। जिनवू अब इग्रिस को आगे जाने का कहता है, जिसके बाद ऑर्डर मिलते ही इग्रिस तुरंत ही उस बेयर लीडर पर हमला कर देता है। यहाँ इग्रिस के हमले इतने खतरनाक थे कि उस बेयर लीडर को खुद का अटैक करने का मौका ही नहीं मिलता और कुछ ही सेकंड्स में इग्रिस उस बेयर लीडर का सर काट कर यहाँ जिनवू के पैरों में लाता है। जिसके बाद इग्रिस यहाँ घुटनों पर आते हुए जिनवू को बो करता है और ये देखते हुए जिनवू उसके कंधे पर हाथ रखता है। जिनवू मन में सोच रहा था कि इग्रिस उसके लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल है, जबकि इग्रिस जिनवू से भी ज्यादा ताकतवर है। जिनवू सोचता है कि अगर अपनी फाइट के दौरान इग्रिस अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है तो शायद वह जिनवू को भी खत्म कर सकता था, लेकिन जो कुछ भी हुआ जिनवू उसके लिए थैंकफुल है। वैसे तभी सीन चेंज होकर वहाँ किमचू पर आता है, जो कि अभी पूरी तरह से आइस लेयर से गिरा हुआ था। उसके 3 मेंबर्स मारे जा चुके हैं और किमचू को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस तरह की सिचुएशन में है। किमचू का सपना है कि वो व्हाइट ट्रिगर गिल्ड के इलाइट फोर्स में ज्वाइन हो सके, लेकिन अब वो सपना उसे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर डर कर वो तुरंत यहाँ से भागने की कोशिश करता है। जिस बीच हम आइस लेयर या यूं कह लो कि उन आइस एल्फ के लीडर को वहाँ घोड़े पर बैठा हुआ देखते हैं। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर वापस यहाँ जिनवू के पास आ गया था, जो कि अभी उन सभी भालुओं के सामने खड़ा हुआ है जिन्हें उसने अभी अभी खत्म किया। जिनवू अपनी नेक्रोमेंसी की पावर की मदद से यहाँ अराइस वर्ड का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो सभी बियर्स खड़े हो जाते हैं। असल में ये सब उनकी सोल है, मतलब उनकी बॉडी वहीं पड़ी हुई है, लेकिन उनकी जो अनडेड सोल है उसे जिनवू ने
मैनिपुलेट कर लिया है। अभी यहाँ जो उन भालुओं का लीडर था उसका नाम जिन्वू ने टैंक रखा है। ये छोटी सी डिटेल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जिन्वू की आर्मी की मेन जनरल्स में से एक होने वाला है, इसलिए इनके बारे में पता होना चाहिए। खैर यहाँ से एक बार फिर से सीन चेंज होता है और सीधा उस रेड गेट के बाहर आ जाता है। अभी वहाँ पर डोंगसुक और बाकी सभी खड़े हुए थे। यहाँ सैंगमिन सभी को बता रहा था कि उन्हें बाहर 3 घंटे हो चुके हैं। इसका मतलब इन इस रेड गेट के अंदर 3 दिन बीत चुके होंगे। असल में अंदर का जो टाइम है वो बाहर के वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट वर्क करता है। अब 3 दिन सुनकर डोंगसुक ने भी मान लिया था कि जिन्वू अब तक मारा जा चुका होगा, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। खैर तभी वो अचानक रुककर सैंगमिन से पूछता है कि आखिर जिन्वू व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ क्या कर रहा है। जिन्वू तो ई रैंक का हंटर है, उसे तुम लोग अपने साथ क्यों रखोगे? इस पर सैंगमिन जवाब देता है कि उसी ने जिन्वू को अंदर जाने की परमिशन दी थी क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। वैसे भी ये बस एक सी रैंक रेड मिशन था। अभी सुनने में ये बात बिल्कुल सही लग रही थी, इसलिए डोंगसुक वापस मुड़कर जाने लगा था। लेकिन अचानक ही वो वापस यहाँ सैंगमिन के पास आकर उसे गले से पकड़कर उठा लेता है। अभी डोंगसुक बोल रहा था कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम हमेशा टैलेंट की तलाश में रहते हो। इसका मतलब जरूर तुमने जिन्वू में कुछ देखा है, इसी वजह से तुमने उसे चुना। इसका मतलब वो ई रैंक पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। खैर इतने में बैक वहाँ आगे बढ़कर डोंगसुक का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो सैंगमिन को छोड़ दे वरना ठीक नहीं होगा। अभी इसी चीज से डोंगसुक को भी गुस्सा आ गया था, इसलिए वो सैंगमिन को तो छोड़ देता है लेकिन अपनी एनर्जी रिलीज कर बैक को वार्न करता है। वैसे बैक ने भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया था, साथ ही अब वो अपनी एनर्जी रिलीज कर बताता है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। असल में ये दोनों ही एस रैंक हंटर है, तो सिंपल सी बात थी, खून तो गर्म हो गई। खैर अगर इन दोनों की यहाँ लड़ाई होती है तो ये चीज सही नहीं होगी, इसलिए किसी भी तरह से उनकी लड़ाई को रुकवाना था। लेकिन इस चीज से क्या क्या नुकसान होंगे इस बारे में ना चाहते हुए भी वो दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने लग जाते हैं। वैसे अब तभी सीन चेंज होकर वापस यहाँ किमचू पर आ जाता है, जो कि किसी तरह से आइस लेयर से बचकर भाग गया था। अभी वो उस जगह से बहुत दूर आ चुका था और उसकी कवर की हुई डिस्टेंस को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वो जहाँ था वहाँ से भागते हुए सीधा उस जगह पहुंच चुका है जहाँ जिन्वू ने उन सभी भालुओं को खत्म किया था। अभी वो अपने सामने इतने सारे भालुओं को पड़ा हुआ देखकर बहुत हैरान था। वो सोचता है कि एक कमजोर टीम इतने सारे भालुओं को कैसे मार सकती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अगले ही पल उसका दिमाग उसे जवाब देता है कि शायद ये काम उन्हीं आइस लेयर का होगा। वैसे भी उसे पूरी टीम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो अब मारे जा चुके होंगे। अब यही सोचते हुए वो फिर से जंगल की तरफ और तेजी से भागने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि आइस लेयर अभी भी उसके पास ही है। वैसे उसके भागते ही सीन वापस यहाँ बाहर बैक और डेंगसुक के पास आता है जो कि एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। लेकिन अचानक ही वह इंस्ट्रक्टर वू ने आकर उन दोनों के हाथ पकड़ लिए थे। अब ये चीज देखकर वो दोनों भी हैरान थे क्योंकि दोनों ही एस रैंक पर है। फिर भी उन दोनों के हमलों को इंस्ट्रक्टर वू ने बहुत ही आसानी से रोक लिया। खैर इंस्ट्रक्टर वू यहाँ डोंगसुक को समझाता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो बताता है कि उसने 2 महीने पहले जिन्वू को री एग्जामिन किया था, जिससे उन्हें पता चला कि जिन्वू ने अवेकनिंग नहीं की है, मतलब वो नॉर्मल ही है। साथ ही इंस्ट्रक्टर वो कहता है कि बात रही तुम्हारे भाई की, तो उसे एक बीस्ट ने खत्म किया था। जिन्वू जैसे ई रैंक हंटर कभी उसे नहीं मार सकता। ये बात डोंगसुक को भी सही लग रही थी। वो कहता है कि अगर ऐसा है तो जरूर ये काम किसी दूसरी लड़की का होगा। यहाँ वो जिन्हाओ की बात कर रहा था। डोंगसुक कहता है कि मैं जिन्हाओ के लिए यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसने जिन्हाओ का साथ दिया। खैर वो तो ऑलरेडी उस गेट में मारा जा चुका होगा, इसीलिए मुझे उस दूसरे लड़के को देखना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अभी इधर सैंगमिन के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से अलग थे क्योंकि जिन्वू की असली पावर के बारे में सैंगमिन जानता है, इसलिए वो सोच रहा था कि कोई बचकर आए ना आए, जिन्वू जरूर इस रेड गेट से बाहर निकल कर आएगा। खैर इसके बाद वापस से सीन वहाँ रेड गेट के अंदर आता है जहाँ हम देखते हैं कि किमचू ने अभी जिन्वू के तीनों दोस्त को ढूंढ लिया था। वो तीनों वही जंगल में आग जलाकर बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। तभी किमचू वहाँ पेड़ के पीछे से उन्हें देखता है। किमचू हैरान था क्योंकि इन लोगों के पास कंबल, कोट और साथ ही टेंट वगैरह जैसा सामान है, जबकि ये सारी चीजें यहाँ किसी के पास कैसे हो सकती है। यही देखते हुए किमचू अभी खुद की गलती न मानकर इन्हीं लोगों को ब्लेम करने लगा था, ये सोचते हुए कि उसके दोस्तों के पास, मतलब कि उसके टीम मेंबर्स के पास इतने इक्विपमेंट नहीं थे, इस वजह से वो मारे गए। पर सच में किमचू बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसी कारण से वो दूसरे पर ब्लेम डाल रहा है और उससे ये बात सही भी लग रही है। इसलिए अब वो गुस्सा करते हुए इनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो अभी मन में सोच रहा था कि ये सारा काम पार्क का ही है। वैसे सच कहूँ तो वो ये सब मन में नहीं सोच रहा था, बल्कि वो तो जोर जोर से बोल रहा था कि तुम बी रैंक पर हो, लेकिन फिर भी तुमने कमजोरों की टीम चुनी। इसी बात से मैं समझ सकता हूँ कि जरूर तुम कुछ छुपा रही हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे ही कारण मेरे सारे दोस्त मारे गए। इतना कहते हुए वो अपने वेपन को बाहर निकालता है और कहता है कि तुम तीनों मुझे बता दो कि तुम में से असली कल्प्रिट कौन है, वरना मैं तुम सभी को मार दूंगा। वो 3 तक गिनती गाने वाला था, लेकिन गिनती वगैरह वो कुछ नहीं कहता। वो सीधा जिन्वू का नाम चिल्लाते हुए इन पर हमला करने लग जाता है। खैर जैसे ही उसने जिन्वू का
नाम लिया तभी इतने में ही वहाँ जिन्वो की एंट्री हो गई। खैर जिन्वो ने वहाँ आते ही उसे वहाँ से दूर फेंक दिया था। अभी जिन्वो की दोस्त उसकी यहाँ अचानक एंट्री से थोड़े से हैरान थे, पर जिन्वो कैमचू से कहता है कि तुम गधे हो, तुम खुद की गलती का ब्लेम किसी दूसरे पर डाल रहे हो, और तो और तुमने हमें और बड़ी प्रॉब्लम में फंसा दिया। ऐसा वो इस वजह से कह रहा था क्योंकि जिन्वो ने अभी कोई दूसरी एनर्जी महसूस की है। खैर वो कहता है कि तुम लोग बहुत ताकतवर हो, इसलिए तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अपनी एनर्जी को कंप्रेस नहीं कर सकते। जिन्वो के इतना कहते ही वो सभी आइस लेयर मतलब वो आइस एल्फ वहाँ से बाहर निकल आए थे। अब उनके साथ इनका लीडर भी है। इस लीडर का नाम बारूका है और ये असल में इस पूरे रेड गेट का बॉस है। मतलब जब ये हारेगा तभी लोग यहाँ से निकल पाएंगे। वैसे बारूका अभी जिन्वो से बोल रहा था कि तुम सच में बहुत पावरफुल, मुझे लगा नहीं था कि कोई ह्यूमन इतना पावरफुल होगा कि वो हमारी प्रेजेंस को महसूस कर पाए। इस पर जिन्वो कहता है कि ये चीज तो बहुत आसान थी। हालांकि जिन्वो की इस बात से अभी सभी लोग हैरान हो चुके थे क्योंकि जिन्वो मॉन्स्टर्स के लैंग्वेज में बात कर रहा है। ये बहुत शॉकिंग बात इसलिए है क्योंकि ह्यूमंस मॉन्स्टर की तरह बात नहीं कर सकते। खुद बारूका भी अभी इस चीज से हैरान था। हालांकि जिन्वो मन में सोचता है कि ये सारी चीजें शायद सिस्टम की पावर की वजह से हो रही है। वैसे बारूका बताता है कि वो तो इतना साइलेंटली यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि उसका साथी जिन्वो के साथ फाइट करना चाहता है। अभी वो उसी साथी की बात कर रहा था जिसने आइस एरो से उस रैंक सी के हंटर पर और जूही पर हमला किया था। अभी वही जिन्वो को चैलेंज कर रहा था। खैर जिन्वो को जैसे ये बात पता चलती है तो वो एक ही सेकंड में उस चैलेंजर की गर्दन अलग कर देता है, क्योंकि आसान भाषा में कहें तो जिन्वो टाइम पास नहीं करना चाहता। वैसे इसके बाद जिन्वो ने बारूका पर भी हमला कर दिया था। बारूका उसके इस तेज हमले को भी बहुत ही आसानी से रोकते हुए उसे वापस पीछे हटा देता है। अभी जिन्वो भी ये चीज समझ चुका था कि बारूका नॉर्मल ओपोनेंट नहीं है। वैसे उसी दौरान बारूका जिन्वो से बोलता है कि उसका शक सही निकला, जिन्वो कोई ह्यूमन नहीं है। ये सुनकर जिन्वो हैरान था। वो इसका मतलब पूछता है, जिस पर बारूका बताता है कि वो लोग एल्फ हैं और इन्हें सामने ह्यूमन देखते ही उनके मन में एक सिग्नल आता है कि वो सामने खड़े ह्यूमन को खत्म कर दे। वैसे ऐसा शायद इन्हीं के साथ होता है क्योंकि दूसरे एनीमे में हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। बारूका अभी बता रहा था कि जिन्वो को देखकर उसे ये फीलिंग नहीं आई, मतलब शायद इसका कोई और रीजन हो सकता है, लेकिन अभी जिन्वो के लिए भी ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल था। खैर फिर भी जिन्वो पूछता है कि आखिर ह्यूमंस को खत्म करने का सिग्नल तुम्हारे दिमाग में आता क्यों है, मतलब इसका क्या रीजन है। शायद बारूका इसका कारण जानता था, लेकिन जब वो कुछ बताने की कोशिश करता तो अचानक ही उसका फेस थोड़ा सा ग्लिच करता है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसा किसी गेम वगैरह में कभी कभी देखने को मिलता है। लेकिन अब जैसे ये ग्लिच होता है तो वो बारूका वही चीज दोहराने लगता है जो कि अभी वो कुछ मिनट पहले कह चुका था। जिन्वो समझ चुका था कि बारूका अगर चाहे भी तो वो सच्चाई नहीं बता सकता। इसके पीछे कारण क्या है ये चीज जिन्वो को नहीं पता। हालांकि उसी दौरान बारूका जिन्वो को एक ऑफर जरूर देता है। वो कहता है कि उसकी जिन्वो से दुश्मनी नहीं है, इसलिए जिन्वो यहाँ से जा सकता है, पर तभी जब वो बाकी ह्यूमंस को उसके हवाले कर दे। इस पर जिन्वो ने तुरंत ही मना कर दिया था। इसके बाद बारूका जिन्वो से कहने लगता है कि क्या जिन्वो उसके साथ दुश्मनी मोल लेना चाहता है, जिस पर जिन्वो जवाब देता है कि इस चीज में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सुनकर बारूका कहने लगा था कि एक बार हमारी आर्मी को देखो, तुम अकेले हो, तुम हमें नहीं हरा सकते और तुम्हारे ये दोस्त कुछ ही सेकंड्स में मारे जाएंगे। ये बात सुनकर जिन्वो स्माइल करता है और तुरंत अपने सभी सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है। वहाँ सामने अनडेड्स की आर्मी आ चुकी थी और अब तो जिन्वो के पास बहुत सारे अनडेड भालू भी हैं, जिस वजह से उसकी आर्मी और ज्यादा बड़ी हो चुकी है। बारूका अभी इन्हें देखकर ज्यादा हैरान नहीं था, उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन अभी वो बस ये जरूर बोल रहा था कि इससे टाइम बहुत वेस्ट होगा। खैर जिन्वो को इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसे तो इस रेड गेट से बाहर निकलना है। वो कहता है कि शायद तुम डर गए, जो सुनकर बारूका तुरंत ही अपने सोल्जर को हमला करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद जिन्वो ने भी ये ऑर्डर दे दिया था और वहाँ वॉर शुरू हो गई थी। वैसे लड़ाई शुरू होते ही जिन्वो समझ चुका था कि बारूका तब से इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। उसके जो सोल्जर है वो बहुत ताकतवर है क्योंकि वो जिन्वो की अनडेड आर्मी पर हावी हो रहे हैं, लेकिन जिन्वो को डरने की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी अनडेड आर्मी खत्म नहीं हो सकती, वो उन्हें वापस से रीजनरेट कर सकता है। खैर इसके लिए उसे अपनी मैजिक पावर यूज करनी पड़ती है, जो कि उन भालुओं के साथ लड़ते थोड़ी सी कम हो चुकी थी, लेकिन बाद में उसने पोशन से उसे हाफ रिकवर कर लिया था, पर फिर भी वो अपने ज्यादा आदमियों को रीजनरेट नहीं कर पाएगा। खैर उसकी आर्मी बढ़ी है, इसलिए अभी उसे इस चीज पर फोकस ना करते हुए दूसरी चीज पर फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज थी वहाँ खड़े वो आइस लेयर, जो कि अभी जिन्वो के दोस्त को टारगेट बना रहे थे क्योंकि उन सभी को सिग्नल मिल रहे थे कि वो पहले इंसानों को खत्म करें। हालांकि ये चीज नोटिस करते ही जिन्वो तुरंत ही उनकी तरफ बढ़कर हमला करता है और उन तीनों को खत्म कर देता है। इस बीच जिन्वो की नजर वहाँ बारूका पर पड़ती है, जो कि उसकी कई सारे अनडेड सोल्जर्स को खत्म कर रहा था। बारूका उन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर है और साथ ही उसकी स्पीड बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए जिन्वो को उससे खुद टकराने जाना पड़ता है। जिन्वो ने ऐसा इस वजह से किया जिससे कि बारूका उसके बाकी सोल्जर्स को ना मारे, क्योंकि इससे बस जिन्वो की एनर्जी ही खत्म होगी। वैसे भी बारूका को अभी बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा है। अभी जिन्वो भी जैसे ही बारूका के सामने आता है तो वो भी ये चीज समझ जाता है कि बारूका को हरा
हराने के लिए अगर वो इग्रिस का भी इस्तेमाल करे तो भी ये काम इतना आसान नहीं होगा। मतलब बरूका उन दोनों को हरा सकता है। यही सोचते हुए जिन्वू मन में कहता है कि उसका कोई नॉर्मल सोल्जर भी यहाँ उसके काम नहीं आ सकता। इसका मतलब किसी तरह से उसे अपनी फोर्स बढ़ानी होगी। फोर्स से उसका मतलब है उसे अपनी आर्मी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, और वो भी अभी फाइट के बीच ही, तभी जाकर वो बरूका को हरा सकता है। लेकिन अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब अभी जिन्वू क्या ही कर सकता है। इसलिए जिन्वू नॉर्मली उसके साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फाइट करने के दौरान जिन्वू अपने हाथ से डैगर को टेलीपोर्ट करते हुए दूसरे हाथ में लाते हुए हमला कर रहा था, जो चीज बरूका के लिए भी थोड़ी शॉकिंग थी। खैर यहाँ बरूका पहली बार अपना नाम जिन्वू इंट्रोड्यूस करता है। असल में उसने पहले अपना नाम नहीं बताया था। ये तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, इसलिए आपको उसका नाम पहले से पता चल गया। वैसे बरूका अभी कह रहा था कि सालों बाद उसे ऐसी फाइट करने मिली है। इस चीज पर जिन्वू स्माइल करता है और तुरंत ही पीछे हट जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ ऊपर से एक बहुत बड़ा मीटियोर सीधा बरूका की तरफ आ रहा था। ये अटैक जिन्वू ने पहले ही कर दिया था, लेकिन उसने बस बरूका को अपने रिफ्लेक्स से डिस्ट्रैक्ट कर रखा है, और इस धमाके के बाद भी बरूका सही सलामत था। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। तभी वहाँ पीछे हम किमचू को देखते हैं, जो कि पहले बेहोश था, लेकिन अब वो जाग चुका है। सोच रहा था कम से कम वो कम बैक करेगा ही, पर उस गधे को अभी भी लग रहा था कि सब जिन्वू की गलती है, इसलिए उसे जिन्वू को खत्म करना होगा। अब यही सोचते हुए वो तलवार लेकर जिन्वू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर बरूका भी जिन्वू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। खैर जिन्वू ने उन दोनों को ही नोटिस कर लिया था, इसलिए जिन्वू तुरंत इग्रिस को बाहर बुलाता है। इग्रिस अपनी पावर से एक बॉल क्रिएट करता है। ये बॉल बस वहाँ नीचे बर्फ में तलवार मारकर खड़ी कर दी थी। अभी इस दीवार की वजह से वहाँ साफ साफ आसपास देख पाना थोड़ा सा मुश्किल था। इसी चीज का फायदा उठाते हुए जिन्वू इग्रिस को ऑर्डर देते हुए किमचू को खत्म कर देता है। वैसे जब इग्रिस किमचू को मार रहा था तब किमचू ये चीज समझ चुका था कि जिन्वू ने ये सारी चीज इंटेंशनली की। मतलब जिन्वू जानता था कि वो क्या कर रहा है, और उसने जानबूझकर उसे इतना नजदीक आने दिया। असल में जिन्वू ने थोड़ी सी अलग प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि यहाँ जैसे ही किमचू मारा जाता है और उसकी बॉडी जमीन पर गिरती है तो जिन्वू तुरंत यहाँ अपनी हाई एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अराइस वर्ड का इस्तेमाल करता है। इससे किमचू खड़ा हो चुका था। किमचू नॉर्मल बॉडी में नहीं है, मतलब उसकी जो अंडर बॉडी थी ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर और साथ ही बहुत ही बड़ी लग रही थी। जिन्वू उसका नामकरण करते हुए उसे आयरन नाम देता है। ये भी जिन्वू के मेन जनरल्स में से एक होने वाला है, क्योंकि किमचू जैसे भी था पर अनडेड जिन्वू के लिए बहुत लॉयल है। अब आयरन के आते ही जिन्वू ने उसे ऑर्डर देकर बरूका पर हमला करने के लिए कह दिया था। बरूका जैसी आयरन से फाइट करता है तो वो ये चीज समझ जाता है कि आयरन का फाइटिंग सेंस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि नॉर्मली लोग जैसे फाइट करते हैं आयरन उन सभी नियमों को फॉलो नहीं करता। वैसे वहाँ दूसरी तरफ अभी पार्क, जूही और वो सी रैंक का लड़का अभी पेड़ के पीछे छिपकर फाइट देख रहे थे। वो अभी इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या सच में एक हंटर वॉर ऐसी होती है। लेकिन पार्क जो कि बी रैंक पर है वो बताती कि आज से पहले उसने कभी ऐसी कोई लड़ाई नहीं देखी, ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही है। खैर अब वापस से हम यहाँ जिन्वू के पास आते हैं, जो कि अभी आयरन और बरूका को लड़ते हुए देख रहा था। अभी बरूका के लिए आयरन से लड़ पाना कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस वजह से बरूका जिन्वू और इग्रिस को भी वो आकर उससे एक साथ लड़ने के लिए चैलेंज करता है। जिन्वू ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि वो जल्द से जल्द इस लड़ाई को खत्म करना चाहता है। अभी तीनों मिलकर बरूका पर हमला कर रहे थे, लेकिन सच में बरूका की स्पीड इतनी है कि वो इन तीनों के ही अटैक्स को डोज कर लेता है। इस दौरान अचानक ही आयरन जोर से चीखता है। असल में आयरन की चीज से भी एक एनर्जी जनरेट होती है, जिस कारण से अभी बरूका को थोड़ा सा फर्क पड़ रहा था। इसी फर्क के दौरान जिन्वू बहुत ही स्पीड से आकर बरूका पर अपने डैगर से हमला करता है। खैर इतने प्रेशर के बीच बरूका बहुत ही स्पीड से अपने अटैक को डोज कर लेता है, जिससे उसे कोई सीरियस चोट नहीं लगी, बस हल्का सा डैमेज जरूर आया था। वैसे बरूका यहाँ पीछे आते हुए जिन्वू से कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारा अटैक बहुत फास्ट था, लेकिन ये मुझे ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाया। इस बात का जिन्वू जवाब देते हुए कहता है कि इस फाइट के दौरान तुम अपनी आर्मी को तो भूल ही गई। अब जिन्वू के इतना कहते ही जैसी बरूका वहाँ अपनी आर्मी की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। खैर इससे भी वो ज्यादा हैरान नहीं था, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा हो सकता है, और उसे ये भी पता है कि जिन्वू की जो आर्मी है वो अनडेड आर्मी है। इसका मतलब अगर जिन्वू मर जाता है तो उसकी आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए बस उसे किसी भी तरह से जिन्वू को खत्म करना है। यही सोचते हुए वो जिन्वू की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन इतने में जिन्वू अपने डैगर को सीधा बरूका की तरफ फेंकता है। अचानक ही बरूका उसे डोज करते हुए हंसता है और कहता है कि तुम वो बेवकूफ हो, तुमने अपना वेपन ही फेंक दिया। लेकिन जिन्वू ने ये सब इंटेंशनली किया था, क्योंकि जिन्वू अपनी पावर से अपने डैगर को कंट्रोल कर सकता है।
ये चीज हमें यहाँ देखने को मिलती है क्योंकि जिन्वू ने अपने डैगर को वापस बुला लिया था। वो डैगर आकर सीधा बरूका से टकराने वाला था, लेकिन बरूका तुरंत ही पीछे पलटते हुए अपने वेपन की मदद से जिन्वू के डैगर को रोक लेता है। खैर इस चीज में उसका वेपन जरूर टूट गया था, लेकिन बरूका की जान बच चुकी थी। पर फिर जिन्वू उसी दौरान आयरन को आगे भेजकर बरूका को पकड़ने का कहता है। आयरन ने भी तुरंत ही बरूका को पकड़ लिया था, जिस वजह से बरूका हिल भी नहीं सकता। इतने में ही जिन्वू अपने सारे बाकी मैजिशियन अनडेड से कहकर बरूका पर हमला करवाता है। ये फायर स्पेशल था, जिससे वो एक बहुत ही तेज धमाका होता है, लेकिन इसके बाद भी बरूका ठीक था। बरूका यहाँ अपने हमले से आयरन को खत्म कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जब वो ऐसा कह रहा था, उतने में ही जिन्वू पूरी स्पीड के साथ अपने डैगर को बरूका के नजदीक ले आया था। इसके बाद वो उसके पेट में वो डैगर घुसाते हुए कहता है कि ये चीज अब यही खत्म होती है, लेकिन अभी भी बरूका के अंदर जान बची हुई थी। वो कहता है कि नहीं, ये चीज तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो नहीं चाहता। लेकिन उसका इतना कहते ही वहाँ दूसरी तरफ आयरन फिर से खड़ा हो चुका था। जिन्वू ने अपनी पावर से उसे सही समय पर रीजनरेट कर दिया था। आयरन खड़ा होकर अपने हैमर को बरूका के ऊपर दे मारता है, जिससे बरूका की चटनी बन चुकी थी। मतलब वो सच में इस बार मारा गया। खैर जिन्वू जैसे ही पलटता है और बोलता है कि अब ये चीज सच में खत्म हो चुकी है, तभी अचानक फिर से जमीन हिलने लग जाती है। वैसे इस बार जमीन फिर से इस वजह से हिल रही है क्योंकि आयरन कंफर्म कर रहा है कि बरूका मरा या नहीं। वो बार बार अपने हथौड़े को बरूका के ऊपर मार रहा था। खैर जिन्वू उससे समझाता है कि वो ऐसी गलती फिर न करे, क्योंकि जिन्वू ने इस चीज का ऑर्डर नहीं दिया और बिना ऑर्डर के वो कुछ नहीं कर सकता। आयरन भी बात मान लेता है, जिसके बाद जिन्वू अपने बाकी सभी दोस्तों से कहता है कि अब यहाँ से लौटने का समय आ चुका है। असल में वहाँ वो पोर्टल ओपन कर चुका था जो कि इन्हें इस रेड गेट से बाहर निकालेगा। वैसे कमाल की बात है कि रेड गेट का एग्जिट पोर्टल असल में ब्लू कलर का है। यहाँ इतना भी अच्छा जोक नहीं है। खैर जिन्वू के भी सभी दोस्त बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन जिन्वू का ध्यान सिर्फ बरूका की डेड बॉडी पर था। जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो यहाँ जरूर अराइज वर्ड का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि बरूका उसके सभी सोल्जर में सबसे ज्यादा पावरफुल सोल्जर बन सकता है, या सबसे पावरफुल जनरल भी। खैर यहाँ क्या हुआ ये चीज हमें नहीं बताई जाती, क्योंकि सीन सीधा बाहर आ चुका था, जहाँ बैक और बाकी सभी अभी इंतजार कर रहे हैं उन लोगों का बाहर आने का। असल में 4 घंटे बीत चुके हैं, मतलब पहले 3 घंटे और अब 4 घंटे, मतलब अंदर पूरा 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। बैक सोच रहा था कि आखिर वहाँ अंदर क्या हुआ होगा, लेकिन इतने में ही पोर्टल रिक्रिएट होना शुरू हो जाता है, मतलब कोई बाहर आ रहा है। सबके सामने पार्क और सी रैंक का वो लड़का था। इससे बैक कंफर्म हो जाता है कि जरूर किमचू और उसकी टीम मेंबर्स हैं। बैक जानता है कि किमचू सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसका मतलब वो जरूर बाहर निकलेगा। पर शॉकिंगली किमचू वहाँ नहीं है, बल्कि यहाँ तो सैंगविन का अंदाजा सही निकला है, क्योंकि पार्क और उस सी रैंक के लड़के के पीछे जिन्वू और जूही निकल कर आ रहे थे। अब इसी चीज से बैक बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि ये चारों ही वो हैं जो कि सबसे कम रैंक के थे। खैर यहाँ वो पार्क की बात नहीं कर रहा, लेकिन बाकी तीनों तो सबसे कमजोर ही हैं। वैसे जिन्वू तो यहाँ से चुपचाप जाने लगा था, लेकिन बैक तभी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे रोकता है और पूछता है कि आखिर वहाँ क्या हुआ। जिन्वू इस पर जवाब देता है कि ये चीज तुम अपने बचे हुए गिल्ड मेंबर से भी पूछ सकते हो। असल में पार्क और वो दूसरा सी रैंक वाला लड़का दोनों ही व्हाइट टाइगर गिल्ड से बिलोंग करते हैं। वही बैक को तो इस बात पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जिन्वू ने उससे इस तरह से बात की, जबकि वो एक एस रैंक हंटर है। लेकिन जिन्वू भी यही पीछे पलटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे 2 गिल्ड मेंबर्स को बचाया है, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, ना कि मुझसे इस तरह से बात करनी चाहिए। असल में बैक का बिहेवियर बहुत गुस्से वाला लग रहा था, मतलब वो ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है, जिस वजह से जिन्वू ने उससे इस तरह से बात की। खैर बैक को भी ये बात सही लगती है, इसलिए वो जिन्वू से माफी मांग लेता है और उसके बाद जिन्वू और जूही कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वैसे अभी बैक का पूरा फोकस जिन्वू पर आ चुका था। वो पार्क से पूछता है कि आखिर ये लड़का है कौन और इतना एरोगेंट क्यों है, जिस पर पार्क कहती है कि शायद वो इतनी बड़ी आर्मी से लड़कर थक चुका होगा, क्योंकि वहाँ उसी ने उनकी जान बचाई है। वो बताती है कि जिन्वू एक अच्छा दिल वाला लड़का है और शायद थक चुका है, इसलिए उसका बिहेवियर बदल गया। हालांकि अभी बैक जिन्वू में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट हो चुका है, इसलिए वो कहता है कि जिन्वू मुझे अपने गिल्ड में चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। इसके बाद सीन चेंज होकर यहाँ जिन्वू और जूही पर आता है, जो कि जूही के घर पहुंच चुके हैं। जिन्वू उसे यहाँ ड्रॉप करता है और गुड बाय बोलता है, जिस पर जूही भी गुड बाय बोलती है और कहती है कि हम फिर मिलेंगे, और फिर जिन्वू वहाँ से निकल जाता है। अभी कार की क्लॉक में जिन्वू देखता है कि उसे उस जगह पर आधा दिन बीत चुका है, लेकिन जिन्वू ने भी वहाँ मेहनत बहुत की थी, क्योंकि वो एक पूरी एल्फ स्लेयर की आर्मी को खत्म कर आया है। पर अभी वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट था, क्योंकि उसे वहाँ से काम की चीज नहीं मिली। उसे बस वहाँ बरूका का एक डैगर मिला, जो कि उसे नहीं लगता कुछ ज्यादा कीमती चीज है। असल में वहाँ हुआ ये था कि जिन्वू ने कोशिश की बरूका को अपना एंड्रॉइड जनरल बनाने की,
की, लेकिन जिन्हो के वो 3 मौके बरूका पर काम नहीं आए। जिन्हो ने वो तीनों बार अराइस वर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। शायद इसका रीजन ये था कि बरूका कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, इसलिए अराइस वर्ड बरूका पर कंट्रोल नहीं कर पाया। वैसे वापस घर जाकर जिन्हो सोच रहा था कि ये 3rd टाइम था जब उसने किसी ह्यूमन की जान ली हो। खैर सीन इसके बाद अगले दिन पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जिन्हो से मिलने अभी जिनहाओ आया हुआ था, क्योंकि वो जिन्हो को एक मिशन पर ले जाना चाहता है। वैसे यहाँ जिन्हो जिनहाओ से कहता है कि एक और ऐसा पर्सन है जो कि उनके साथ जाना चाहेगा। इसके बाद उनकी गाड़ी सीधा जूई के घर के सामने आकर रुकती है। वो जूई को भी बुला लेते हैं, लेकिन जिनहाओ अभी हैरान था क्योंकि जिन्हो और जूई कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं। वैसे तभी जिन्हो जूई से पूछता है कि क्या वो रात को ठीक से सो पाई, जिससे जिनहाओ और ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो इन सब बातों का कुछ और ही मतलब निकाल रहा था, जबकि जिन्हो ने ये नॉर्मली पूछा था क्योंकि वो इतने खतरनाक लड़ाई से वापस लौट कर आए थे, इसलिए नॉर्मल सी बात है कोई अच्छे से कैसे सो पाता। पर जिनहाओ इसका अलग मतलब निकाल चुका है। वो जिन्हो को समझाते हुए पूछता है कि क्या उसे ये बात पता है कि जूई अंडर एज है। इस पर जिन्हो कहता है कि हाँ, पर इससे क्या फर्क पड़ता है। ये सुनकर जिहाओ इस बात का बहुत ही ज्यादा गलत मतलब निकाल लिया था। वो समझ चुका था कि जिन्हो शायद हमारे सब्सक्राइबर की तरह कुछ ज्यादा ही खुले विचार का आदमी है। अब यहाँ से अगला एपिसोड या यूं कह लो अगला पार्ट शुरू होता है। ये बाद में मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने पिछले एपिसोड के साथ इस पार्ट को ऐड कर दिया है। तो अभी इस पार्ट की शुरुआत में वो तीनों कार से सीधा उस डंजन पहुंच चुके थे जहाँ के लिए वो निकले थे। यहाँ डंजन में आकर जिन्हो ने अपनी अनडेड की आर्मी को बाहर निकाल लिया था जो कि उन सभी मॉन्स्टर को मारते जा रही है। अभी जिनहाओ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी। वो जिन्हो से इस चीज को लेकर सवाल करता है तो जिन्हो बताता है कि ये आर्मी उसकी पावर का हिस्सा है। हालांकि जिनहाओ के लिए ये बात मान पाना बहुत मुश्किल था। हम देखते हैं कि कुछ ही देर में जिन्हो की आर्मी उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। अब बस काम बचा हुआ था तो वहाँ उन लोगों को क्रिस्टल की माइनिंग का मतलब उन्हें वो क्रिस्टल निकालने थे जिसमें अभी जिन्हो की आर्मी मदद कर रही है। अभी जिनहाओ कह रहा था कि वो जिन्हो की आर्मी से नहीं लड़ सकता। उसे डर है कि जिन्हो इतना ज्यादा ताकतवर है कि आखिर वो उसे वो क्रिस्टल क्यों देगा। मतलब जिनहाओ ने तो कुछ भी नहीं किया, फिर वो क्रिस्टल शेयर क्यों करेगा। लेकिन जिन्हो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ बुरे लोगों के साथ बुरा बनता है। अभी जिन्हो का एक ही सोल्जर आकर वो क्रिस्टल जिनहाओ के साथ शेयर करने लगा था, ये बताने के लिए कि उसे डराने की जरूरत नहीं, वो उसके दोस्त है। वैसे इसके बाद अचानक ही सीन चेंज होकर एक टूटी हुई शिप पर आता है जहाँ कुछ डेड सोल्जर्स पड़े हुए थे। ये नॉर्मल ह्यूमन सोल्जर है। वही सामने एक मस्कुलर मैन था जो कि अभी अभी यहाँ आया। वैसे वो जो सोल्जर्स पड़े हुए थे उन्हीं के पास एक जिंदा सोल्जर भी है जो कि अभी इस आदमी को देखकर डर रहा था। खैर वो आदमी उससे कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं, वो उसे कुछ नहीं करेगा। पर उस दूसरे सोल्जर को ये बात समझ नहीं आती क्योंकि वो आदमी कोरियन लैंग्वेज में बात कर रहा था और ये सोल्जर कोरिया का नहीं है। हालांकि फिर वो आदमी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक ह्यूमन है और वो अभी अभी एक डंजन से बाहर निकला है, उसे अपने घर जाना है। खैर मुझे तो इस आदमी के बारे में डिटेल पता है, लेकिन अभी मैं ये चीज तुम्हें नहीं बताऊंगा वरना तुम्हारा मजाक खराब हो जाएगा। सीरीज में हम आगे इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। अभी के लिए एक बार फिर से सीन चेंज हो चुका था और अब सीन वापस जिन्हो और जिनहाओ के पास पहुंच चुका है जो कि अब एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। यहाँ वो पार्टी के लिए आए थे, मतलब नॉर्मल सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि इन लोगों ने टोटल 19 मिशन पूरी कर लिए हैं। अब मैं बता दूं कि ये 19th मिशन ये पूरा कर रहे थे। ऐसा वो जिनहाओ के कारण कर रहे थे क्योंकि इन मिशंस को पूरा करने के बाद अब जिनहाओ फाइनली गिल्ड रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। एक बार वो बस गिल्ड मास्टर बन जाए तो वो फाइनली अपने फादर के साथ नेगोशिएशन कर पाएगा अपने बड़े भाई को लेकर। असल में ये चीज हमने सीजन 1 में भी देखी थी कि जिनहाओ के जो फादर हैं उनका एक बड़ा बिजनेस है जिसमें मेजर जो पार्ट है वो जिनहाओ के बड़े भाई का है, लेकिन उसके जो डिस्कशन है वो बहुत गलत है और जिनहाओ को वो पसंद नहीं है। इसी वजह से जिनहाओ चाहता है कि उस कंपनी की जिम्मेदारी जिनहाओ को मिले, लेकिन इसके लिए उसे खुद को साबित करना होगा। इसी वजह से उसने जिन्हो के साथ हाथ मिलाया और ये मिशन क्लियर करे, जिससे वो एक गिल्ड मास्टर की पोजीशन को पाकर अपने फादर से कम बात करने जितनी इज्जत तो कमा पाए। अभी उसने इतनी इज्जत कमा ली है, मतलब अब बस फॉर्म फिल करना है जो कि आराम से पास हो जाएगा। हालांकि तभी जिन्हो कहते हैं जब तक जिनहाओ ये सब कर रहा है तब तक के लिए वो कहीं जाना चाहता है, मतलब जिन्हो अभी ट्रैवल करने की बात कर रहा था। खैर असल में जिन्हो उसी डंजन में जाने वाला है जहाँ उसे इग्रिस मिला था, लेकिन अभी के लिए वो जिनहाओ को कंफ्यूज करना चाहता है, इसलिए उसके वो ट्रैवल की बात कर रहा था। खैर जिनहाओ जिन्हो की बात सुनकर थोड़ा सा दुखी हो जाता है क्योंकि जिनहाओ को लगता है कि जिन्हो उससे पीछे छुड़ाना चाहता है। वो सोचता है कि जिन्हो बहुत ताकतवर है, इसलिए वो जिनहाओ जैसे लड़के के साथ क्यों ही रहेगा। अभी जिनहाओ ने थोड़ी पी भी रखी थी, इसी वजह से वो कहने लगता है कि कुछ भी हो, लेकिन जिन्हो उसके बड़े भाई से तो बहुत ही अच्छा है। वो अपने बड़े भाई के बारे में बताता है कि उसने कभी जिनहाओ को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट नहीं किया, बल्कि जिनहाओ ये भी नहीं कह सकता कि उसका कोई बड़ा भाई भी है क्योंकि ना ही वो ज्यादा मिलते हैं और अगर मिलते भी हैं तो
उसके बड़े भाई का बिहेवियर वैसा नहीं होता जैसा एक भाई का होना चाहिए। वो बोल रहा था कि काश तुम मेरे बड़े भाई होते। जिनवू सोचता है कि सच में जिनहाओ बहुत हर्ट है। इस वजह से जिनवू कहता है कि ठीक है, तो आज से तुम मेरे छोटे भाई हुए। ये बात सुनकर जिनहाओ बहुत ही खुश हो गया था। वैसे इसके बाद सीन चेंज होकर वापस उस मिस्टीरियस मैन पर आता है जिसे अभी जेल में बंद कर लिया गया है। मतलब इस आदमी ने उस सोल्जर पर हमला नहीं किया था, लेकिन उन्हें लगा कि ये खतरनाक है और ये एक डेंजर से बाहर निकला है। इसी कारण से उन्होंने इसे जंगल में बंद कर लिया। साथ ही इन्होंने इसके हाथ भी बांध दिए हैं। असल में जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्हें पता चला कि आदमी 10 साल पहले एक डेंजर में कैद हो गया था और अब 10 साल बाद अमेरिका के एक डेंजर गेट से बाहर निकला है। जबकि ये जिस डेंजर में कैद हुआ था वो डेंजर अमेरिका से बिलोंग नहीं करता, मतलब वो डायरेक्ट वहाँ से यहाँ तक आ गया। अभी इन्हें ना ही इस चीज के बारे में पता है और ना ही इस आदमी के बारे में। इसी वजह से वो इस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते और आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने एक एस रैंक हंटर को बुलाया है और ये एस रैंक हंटर और कोई नहीं बल्कि डोंग सुक है। वैसे आखिरी चीज जो इन्हें पता चलती है वो इस आदमी का नाम इवान है। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होकर वापस यहाँ जिनवू के पास आता है जो कि अभी तैयारी कर रहा था वापस उस डीमन कासल की तरफ जाने की। जब वो तैयार हो रहा था तब उसकी बहन जिन्हा उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। जिनवू कहता है कि वो कहीं घूमने जा रहा है। जिन्हा कहने लगती है आखिर वो किसके साथ घूमने जा रहा है, जिस पर जिनवू कहता है कि दोस्तों के साथ। खैर अगले सीन में जिनवू उस डीमन कासल के सामने आ चुका था। जिनवू कह रहा था कि जब वो पिछली बार यहाँ आया तब तो वो सिर्फ 20वें लेवल पर था, जबकि अब उसका लेवल करीबन 3 गुना बढ़ चुका है। इसका मतलब ये उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन वो ये बात जरूर जानता है कि उसका जो सिस्टम है वो उसी हिसाब से उसे चैलेंज देता है जिस हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग बन पाए। मतलब पक्का ये चीज मुश्किल तो जरूर होगी। खैर जिनवू ने फैसला कर लिया था कि वो पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि उसका फाइनल गोल है वो एक लिक्विड ऑफ लाइफ जिससे वो अपनी मदर को ठीक कर सकता है। इसलिए और कुछ सोचने का ऑप्शन ही नहीं है। वो अभी डीमन कासल के अंदर एंटर कर रहा था जहाँ उसे सिस्टम से एक मिशन मिलता है जो था 10,000 डीमन सोल को कलेक्ट करने का मिशन। जिनवू सोच रहा था कि क्या सच में इस कासल के अंदर उसे 10,000 डीमन सोल मिलेंगे, मतलब सच में क्या अंदर इतने सारे मॉन्स्टर होंगे। खैर जो भी हो उसने तो अपना वेपन निकाल लिया था और वो आगे बढ़ गया था। तभी सीन चेंज होकर जिन्हाओ पर आता है जो कि फाइनली अपने फादर से बात करने के लिए पहुंच चुका था। वो अपने फादर से वही बात कर रहा था कि जो कंपनी है उसका इंचार्ज उसके बड़े भाई के बजाय जिन्हाओ को बनना चाहिए, क्योंकि उसके बड़े भाई की इंटेंशन ठीक नहीं है। वैसे भी वो दूसरे किसी हंटर को उनकी जो कंपनी है उसमें लीड रोल देने का सोच रहा है जो कि गलत होगा। अभी जिन्हाओ जो बात कर रहा था वो कंपनी के फायदे की थी, इस वजह से उसके फादर को भी इस चीज पर थोड़ा सा सोचना पड़ता है। वैसे उसके फादर को ये चीज पता है कि आजकल जिन्हाओ किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब जिनवू के साथ। और उन्होंने जिनवू की जब इन्फॉर्मेशन निकाली तो उन्हें पता चलता है कि अभी तक जो लेटेस्ट जितनी भी कंट्रोवर्शियल इवेंट्स हो रहे हैं सब में जिनवू का नाम है। और सिर्फ नाम होना ही मेन बात नहीं है, बल्कि उन सारे कंट्रोवर्शियल इवेंट्स के बाद भी जिनवू जिंदा बचा है, ये मेन बात है। इसी वजह से वो स्पेशल है। खैर अभी जिनवू ने 19 रेड में जिनहाओ की मदद की है, इस वजह से जिनहाओ के फादर जानते हैं कि अब जिनवू भी एक मास्टर हंटर बन चुका होगा। खैर वो अभी जिनहाओ से कह रहे थे कि तुम्हें पता है तुमने जिनवू की मदद ली है, जो कि थोड़ा इंसल्टिंग है। मतलब तुम एक पर्सन के भरोसे होकर इस गिल्ड का कंट्रोल पाना चाहते हो। अभी वो जो चीज को गिल्ड कह रहे हैं वही असल में उसकी कंपनी है और ये सेम ही चीज है। अब इसकी बात सुनकर जिनहाओ ने अपना सर नीचे कर लिया था, लेकिन जिनहाओ के फादर जानते कि भले ही जिनहाओ ने जिनवू का सहारा लिया है, लेकिन उसके इंटेंशन गलत नहीं है। इस वजह से वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगा और सब कुछ तुम्हारे प्लान की अकॉर्डिंग करूंगा, लेकिन एक शर्त, और वो शर्त थी कि जिनवू को उनका गिल्ड ज्वाइन करना पड़ेगा। असल में उन्होंने जब इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो उन्हें पता चला कि जो व्हाइट टाइगर गिल्ड है वो भी जिनवू को अपनी गिल्ड में लेना चाहता है, इसलिए उनके हिसाब से व्हाइट टाइगर गिल्ड में नहीं बल्कि उनकी गिल्ड में होना चाहिए। ये सुनने के बाद जिनहाओ ने तुरंत ही इस चीज के लिए हाँ कर दी थी और कह दिया था कि वो जिनवू से इस बारे में जरूर बात करेगा। इसके बाद सीन चेंज होकर जिनवू के पास आ गया था जो कि अभी उस डीमन कासल में आगे बढ़ रहा था। यहाँ का जो पहला फ्लोर था वहाँ जिनवू ने सभी डीमन को खत्म कर दिया, मतलब उसने डीमंस का एक पहाड़ बना दिया और अभी वो उस पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ है। जिनवू ने यहाँ उस पर अपनी पावर से उन डीमंस को भी अपनी आर्मी में ज्वाइन करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुआ और इस चीज का रीजन उसे भी नहीं पता। खैर तभी उसके हाथ में एक परमिट आता है जो कि नेक्स्ट फ्लोर पर जाने का है। खैर जिनवू हैरान है क्योंकि वो एक ही बिल्डिंग के अंदर एंटर किया था, मतलब वो डीमन मेंशन, लेकिन यहाँ ये पूरी एक सिटी की तरह है, मतलब ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तभी उसके सामने एक लाइट अपीयर होती है जहाँ उसे जाना है। खैर ये सब लंबा रास्ता है और जिनवू पैदल नहीं जाना चाहता, इसी वजह से वो उस बियर लीडर मतलब टैंक को समन करता है जिस पर बैठकर वो वहाँ तक जा सकता है। खैर अभी उसके सामने और कई सारे डीमंस थे, लेकिन इन्हें उस बियर लीडर ने बहुत ही आसानी से साइड हटा दिया था। अब सीन चेंज होकर सीधा कुछ लड़कियों पर आता है जो कि अभी चाय की तारीफ कर रही थी। चाय अभी स्विमिंग कर रही है। वैसे सीन इसलिए नहीं आया जिससे तुम लोग एंजॉय कर सको, बल्कि ये इसलिए आया क्योंकि ये प्लॉट में है। अभी चाय अपनी चाय की
क्वेश्चंस को याद करती है। असल में जो चॉय है उसने चाय को बताया कि जो रेड आंट वाला इंसिडेंट है, मतलब कि जो फ्लाइंग रेड आंट मॉन्स्टर है, उनके बारे में कुछ वो सीक्रेट रखना चाहता है। मतलब वो इस बात को कॉन्फिडेंशियल रख रहा है। खैर चाय के हिसाब से ये बात पब्लिकली जारी होनी चाहिए, जिससे ये लोग इस चीज के लिए तैयार हैं। लेकिन चॉय के हिसाब से वो लोग सब घबरा जाएंगे और वैसे भी इन्हें अभी अपनी गिल्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनका गिल्ड सबसे बड़ा डेविस्टिक गिल्ड है। वैसे सीन वापस जिन्वो के पास आ चुका था, जो कि एक के बाद एक फ्लोर क्लियर करते हुए जा रहा है। उसने कई सारे डीमंस को खत्म कर दिया, लेकिन करंटली वो डीमन से फाइट कर रहा है। ये बस बी रैंक के डीमंस है, जबकि पिछली बार जब वो इस तरह के मिशन पर आया था, मतलब यही आया था जब उसने सर्बरस से फाइट की, वो एक एस रैंक डीमन था और ये बी रैंक के डीमन मतलब ही कमजोर है। जिन्वो सोच रहा था कि जैसे जैसे वो फ्लोर पर आगे बढ़ता जाएगा तो शायद पावरफुल डीमंस आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले भी ये चीज नोटिस कर चुका है। खैर 10,000 डीमन सोल होने में अभी बहुत टाइम बचा है, इसलिए वो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। वो सिर्फ खाना खाने के लिए और थोड़ी बहुत एनर्जी रिकवर करने के लिए बीच में रुकता है। असल में उसने जिना से कहा कि वो एक हफ्ते में लौट आएगा, इसलिए उसे जल्दी जल्दी इन सभी फ्लोर्स को क्लियर करना होगा और उसके हिसाब से इस जगह पर टोटल 100 फ्लोर्स हैं। वैसे तुम लोग बोर ना हो जाओ, इस वजह से यहाँ से जो एपिसोड है वो बहुत ही जल्दी फास्ट चलता है। हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो ने बहुत ही तेजी से 10,000 डीमन सोल कलेक्ट कर ली थी, मतलब उसने 10,000 डीमन सोल को खत्म कर दिया है और अब फाइनली वो मेन बॉस के सामने है। ये बॉस था, इसका नाम था वाल्कन, और मेन बात ये है कि इसका जो नाम है जिन्वो की स्क्रीन पर अपीयर हुआ, वो रेड कलर में अपीयर हुआ, मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टारगेट है, इसी कारण से उसका नाम स्पेशल हाईलाइट कर जिन्वो के सामने आया। वैसे अभी कुछ सेकंड्स के लिए सीन चेंज होकर वहाँ जिन्वो के घर के सामने आता है, जहाँ अभी सैंगमिन आया हुआ था। वो जिन्वो से किसी बारे में बात करना चाहता है, जिन्हा से उसे पता चलता है कि जिन्वो घर पर नहीं है, वो किसी ट्रिप के लिए गया है और उसने कहा था कि वो एक हफ्ते में लौट आएगा। खैर अभी ट्रिप का नाम सुनकर सैंगमिन थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि नॉर्मल सिटी में ना ही डेंजन ओपन है और ना ही किसी रेड की उसे खबर मिली है जिसके लिए जिन्वो जाए। और आखिरी बार भी जिन्वो को सिटी के बीच देखा गया था, जिसके बाद से वो गायब है, इसलिए वो अभी हैरान है कि ना जाने जिन्वो कहाँ गया होगा। खैर सीन वापस जिन्वो पर आ गया था। हम देखते हैं कि अभी उसने अपनी एनर्जी को बाहर निकाल लिया था। वो अपनी आर्मी को समझाता है कि उन्हें सामने खड़ी वॉल्कन की आर्मी से फाइट करनी है और जिन्वो खुद वॉल्कन से लड़ेगा। जिन्वो के इतने कहने के बाद वहाँ वॉर शुरू हो चुकी थी और वॉल्कन अपनी जगह पर ही है और जिन्वो भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। वैसे जिन्वो ने कई सारे डीमंस को खत्म किया, जिस वजह से जिन्वो को कई सारे पॉइंट्स मिले थे। बीच में वो कई सारे एक्सरसाइज मतलब कि जो टास्क उसे मिलते हैं वो कर चुका है, इसलिए उसे जो पॉइंट्स मिले हैं उसने उन्हें अपनी इंटेलेक्चुअल मैजिक एबिलिटी में ऐड किया है और साथ ही इसी तरह की कुछ स्किल में जिनकी वजह से उसकी माना कैपेसिटी जैसी पावर बढ़ चुकी है। इसका मतलब वो और ज्यादा अच्छे से अपनी आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। ये प्लॉट का हिस्सा था, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब बताया। अभी के लिए जिन्वो सामने वॉल्कन को देखता है, जो कि अपनी ही जगह पर खड़ा हुआ है। वॉल्कन का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब वो ज्यादा तेज नहीं होगा, लेकिन यही सोचना जिन्वो की भूल थी, क्योंकि जिन्वो ने जैसे ही एक बार अपनी पलक झपकाई, इतने में वॉल्कन सामने से गायब हो गया। अभी वो पूरी स्पीड के साथ जिन्वो पर हमला कर रहा था, लेकिन जिन्वो की स्पीड भी बहुत ज्यादा है, इस वजह से जिन्वो ने उसे अपने पास आते हुए नोटिस कर लिया और सही समय पर उसके हमले को डोज करते हुए एक जोरदार पंच उसे दे मारा। खैर इस पंच के कारण वॉल्कन बहुत ही ज्यादा तेजी से दूर फेंक गया था। जिन्वो खुद भी इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या सच में मैंने कुछ ज्यादा ही पावर का इस्तेमाल कर लिया। वैसे अभी वो खुद की प्रोग्रेस से हैरान है। तभी हम देखते हैं कि वो वॉल्कन फिर से खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है। जिन्वो समझ गया था कि अब वॉल्कन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करेगा। अचानक ही वॉल्कन बहुत ही तेजी के साथ जिन्वो की तरफ बढ़ता है, उस पर कई हमले एक साथ करने के लिए। जिन्वो ये चीज जानता था, इसलिए वो आयरन को आवाज लगाता है और आयरन अपनी शील्ड जिन्वो की तरफ फेंक देता है। अभी उस शील्ड की मदद से जिन्वो ने वॉल्कन की कई सारे हमले रोक लिए थे। बाद में जिन्वो फिर से वॉल्कन पर हमला करता है और वॉल्कन भी जिन्वो पर हमला करने लगता है। अभी जब एक दूसरे पर ये लोग हमला कर रहे थे, उसी बीच जिन्वो नोटिस करता है कि वॉल्कन उसके मूव को प्रेडिक्ट कर सकता है। लेकिन ये चीज एक तरह से अच्छी थी, क्योंकि जितना ज्यादा पावरफुल अपोनेंट होगा उतना ही ज्यादा जिन्वो स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। अभी सोचते हुए जिन्वो वहाँ नॉर्मल अटैक्स के बजाय वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वॉल्कन जिन्वो का पीछा कर रहा था। इसी दौरान जिन्वो एक अच्छी सी बिल्डिंग ढूंढता है जो कि लंबी थी और वो उस जगह पर चढ़ने लग जाता है। वॉल्कन का पूरा फोकस जिन्वो पर था और साथ ही उसके हमलों पर, इस वजह से उसने वो सामने बड़ी सी बिल्डिंग नहीं देखी और बिल्डिंग से जाकर टकरा गया। जिन्वो जो कि अभी बिल्डिंग पर ऊपर की तरफ जा रहा था, जैसे ही वॉल्कन उस बिल्डिंग से टकराया तो उसने वहीं रुककर नीचे जंप कर दिया और अपना वेपन निकालते हुए वॉल्कन की गर्दन काट दी। इससे वॉल्कन मारा जा चुका था। वॉल्कन के मरने के लिए जिन्वो को एक आइटम मिला जिसका नाम वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट। खैर इसके बाद हमें थोड़ा बहुत पता चलता है। इससे पहले ही सीन चेंज होकर वापस ईवान पर आ गया था, जिससे डोंगसुक मिलने पहुंच चुका है। डोंगसुक को बताया गया था कि ईवान एक मैजिकल बीस्ट है जो कि एक डेंजन से बाहर निकला है और ये मैजिकल बीस्ट बात भी कर सकता है। डोंगसुक ईवान से मिलने नहीं चाहता था, पर ये उसके काम का हिस्सा है। असल में डोंगसुक तो वहाँ और जिन्वो से बदला लेना चाहता है। जिन्वो जो कि डोंगसुक के हिसाब
हिसाब से ऑलरेडी रेडगेट इंसिडेंट में मारा गया है, इसलिए उसकी तो फिक्र उसे नहीं है, बस उसे जिन हाउस से बदला लेना है, इसलिए उसका मजा खराब हो गया। इसी कारण से वो अभी जो काम है वो जल्दी जल्दी खत्म कर वापस लौटना चाहता है। यहाँ वो इवान से कहता है कि अगर वो मैजिकल बीस्ट है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। खैर इवान कहने लगता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम डीएनए टेस्ट करवा लो, मैं एक ह्यूमन ही हूँ। खैर डोंगसुक उसकी बात पर इतना आसानी से भरोसा नहीं करने वाला, वो वहीं बैठ जाता है और इवान का वो पेपर वर्क देखने लगता है, मतलब अभी तक की वो रिपोर्ट जो कि इवान से ली गई है। वैसे जब डोंगसुक वो सब देख रहा था तभी इवान कहता है कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जिस पर डोंगसुक तुरंत ही मना कर देता है, पर इवान फिर भी पूछता है और कहता है कि इंसानों ने डेंजर्स और इस पावर के बारे में कितना सीखा है। अगर उसके क्वेश्चन में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर बताऊं तो वो बस यह पूछ रहा था कि आखिर इंसानों ने जो मैजिक बीस्ट है और साथ ही वो डेंजर्स जिनके अंदर उन्हें जो चीज मिल रही है उनके बारे में कितनी चीज पता है। ये सिर्फ नॉलेज की बात थी। खैर डोंगसुक को ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, इसलिए वो कहने लगता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, जिस पर इवान कहता है जो मॉन्स्टर और जो खतरे हैं जो कि अभी ह्यूमंस देख पा रहे हैं ये सिर्फ असली खतरे का 0.1 या फिर 2% होगा, क्योंकि असली तबाही कुछ और ही है। खैर डोंगसुक उसकी बात पर वैसे भी यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो जवाब देता है इस वजह से कि इस वर्ल्ड में कई सारे लोग हंटर्स बन चुके हैं और अब हमारे पास इतनी पावर है कि कितना भी बड़ा खतरा आ जाए हम उसे रोक सकते हैं। खैर इवान को ये बात फनी लगती है, वो कहता है कि नंबर्स मैटर नहीं करते, क्योंकि आखिर में जब वो खतरा सामने आएगा तो यही लोग उस खतरे की तरफ से हमसे लड़ेंगे। खैर इवान जो भी अभी कह रहा था वो डोंगसुक को समझ नहीं आ रहा था। अभी डोंगसुक तो उस पेपर को देख रहा था जहाँ उसे पता चलता है कि इवान की ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इस वजह से वो हैरान था और कह रहा था कि आखिर एक मैजिकल बीस्ट के वाइफ और 2 बच्चे कैसे हो सकते हैं, मतलब हो तो सकते हैं लेकिन एक ह्यूमन वाइफ और 2 ह्यूमन बच्चे कैसे हो सकते हैं, और अगर वो भी इसके बच्चे हैं तो वो भी मैजिकल बीस्ट होंगे। क्या फिर वो डोंगसुक इवान से उसके बच्चों के बारे में पूछता है। पहला नाम जो कि इवान ने बताया था वो था जिन्वू का नाम, जिसे सुनकर डोंगसुक थोड़ा सा हैरान था, पर वो इवान को बताता है कि उसका बेटा मारा जा चुका है। खैर इवान को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये चीज मैं खुद जिन्वू से मिलकर पूछ लूंगा। अभी डोंगसुक बोल रहा था कि बिल्कुल तुम ये चीज खुद उससे मिलकर पूछ लेना उस वर्ल्ड में जाकर जहाँ जिन्वू पहुंच चुका है। अभी ऐसा कहते हुए डोंगसुक अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था अपना किलिंग इंटेंट दिखाने के लिए, लेकिन वहीं सामने इवान का किलिंग इंटेंट ज्यादा खतरनाक था। वैसे भी अभी तक इवान शांत था, लेकिन उसकी इस शांति को ये लोग उसकी कमजोरी समझ रहे थे। खैर तभी सीन चेंज होकर वापस जिन्वू के पास आता है, जिसकी आर्मी ने मैडिस को ढूंढ लिया था। मैडिस असल में गाइड ऑफ डीमन सोल्स है, मतलब वो इन डीमन सोल्जर्स को गाइड कर रहा है। अभी जब वो जिन्वू की अनडेड आर्मी को देखता है तो वो घबरा जाता है, जिससे जिन्वू को पता चलता है कि असल में अनडेड भी डर महसूस करते हैं, मतलब जो मैडिस है वो एक अनडेड ही है। लेकिन जिन्वू के हमले के बाद वो भी मारा जाता है। जिन्वू ने उसकी गर्दन काट दी थी। जिन्वू को पता चलता है कि वो मैडिस था, द गार्डियर सोल्स, और इससे जिन्वू का लेवल और ज्यादा बढ़ चुका है। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अभी तक का जितना भी पार्ट था उस पार्ट में सबसे अच्छा सीन आता है, मतलब एक सेटिस्फाइंग सीन। और अब सीन चेंज होकर वापस अमेरिका पर आ चुका था, जहाँ एक सिटी में एक सर्टेन जगह पर आग लगी हुई थी और जो फायर फाइटर वाले लोग हैं वो लोग आग शांत कर रहे हैं। वो जो मेन पर्सन था वो कह रहा था कि अच्छा हुआ कि ये लोग बीच सिटी में आकर नहीं लड़े, वरना ना जाने कैसी तबाही फैलती। असल में डोंगसुक और इवान के बीच में लड़ाई हो गई और उसी लड़ाई के चलते ही यहाँ ये चीज डिस्ट्रॉय हुई। खैर उसी बीच हमें डोंगसुक को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ था। अब वो जिंदा है या मर गया ये चीज अभी हमें नहीं पता, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसी सेटिस्फाइंग सीन के बाद सीन एक बार फिर से सीन चेंज हो गया था और वापस जिन्वू पर आ गया, जिसने और कुछ फ्लोर्स क्लियर कर लिए थे, मतलब उसने कई सारे फ्लोर्स के बॉसेस को खत्म कर दिया और अब वो 75 फ्लोर पर पहुंच चुका है। खैर इस फ्लोर को क्लियर करने के बाद जिन्वू देख रहा था कि उसके पास जो खाने की सप्लाईज थी वो खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि उसे इतना ज्यादा टाइम लगेगा। खैर फिर भी ये चीज वर्थ इट थी, क्योंकि 75 फ्लोर तक पहुंचने से उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। साथ ही उसे कई चीजें मिली, जिससे कि अभी हाल ही में उसने जिस डीमन को हराया उससे एक नेकलेस मिला और साथ ही एक दूसरे डीमन से एक ईयरिंग, जो कि देखने में तो इतनी कूल नहीं है, लेकिन इनकी खासियत है कि जिन्वू जब इन्हें अपने स्टेटस में ऐड करता है तो वो इससे उसकी एबिलिटी में 5-5 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। वैसे जहां उसने इन चीजों को ऐड किया वहीं पर एक खाली जगह, मतलब थर्ड आइटम की खाली जगह, मतलब जिन्वू को अभी एक बॉस और हराना होगा, तब उसे वो सेकंड आइटम मिलेगा, जिसके बाद वो इस जगह की इन्वेंटरी में लेवल 2 पर पहुंच पाएगा। खैर इसके बाद हमें शायद आगे ज्यादा अच्छे से जानने के लिए मिले। अभी के लिए जिन्वू अपनी पूरी चीज चेंज करने लगा था, जैसे कि एक गोल बॉल जिससे वो फायर पावर को बढ़ा सकता है, अपनी आर्मी की फायर पावर, और साथ ही उसे एक लूट बॉक्स मिला जो कि एक कर्स लूट बॉक्स है। ऐसे ही एक लूट बॉक्स सीजन 1 में मिला उसे, जिससे उसे चाबी मिली। अभी जैसे जिन्वू इस लूट बॉक्स को ओपन करता है तो इसके अंदर से भी एक चाबी निकलती है, लेकिन सिस्टम उसे
ये नहीं बताता कि ये चीज किस चीज की चाबी है। ये चीज जिन्वो को खुद ही पता लगानी है, या फिर सिस्टम बताएगा तो शायद वो फ्यूचर में बताएगा। वैसे भी अभी के लिए ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है वही लिक्विड ऑफ लाइफ, या यूं कह लो वो एलिक्सर ऑफ लाइफ, जिसके लिए जिन्वो को 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, जिनमें से 2 इंग्रेडिएंट्स उसे मिल चुके हैं। पहले था वही वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट, दूसरा था स्प्रिंग वाटर जो कि उसे एको फॉरेस्ट से मिला। वैसे अगर तुम्हें एको फॉरेस्ट नहीं पता तो ये वही वाला फ्लोर था जहाँ जिन्वो की मुलाकात में मैडिस से हुई थी, वही गार्डियर ऑफ सोल जिसकी गर्दन जिन्वो ने काट दी थी। वैसे अब आखिरी तीसरा इंग्रेडिएंट जिन्वो को चाहिए, लेकिन उसके पास अभी खाने की सप्लाई नहीं है। इसी वजह से वो अभी इन डंजन से वापस लौट रहा है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि अगली बार जब वो वापस आएगा तो इस डंजन को क्लियर कर ही लौटेगा, क्योंकि तभी वो अपनी मदर को बचा सकता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट आएगा तो हम एक हफ्ते में इसका अगला पार्ट ले आएंगे।